साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में भी मैं पूरे न केवल आदिवासियों से, देश का जो पूरा परिवार है, ग्लोबल फैमिली, इवन देश के 140 करोड़ नहीं, पूरी दुनिया के 700-800 करोड़ जो लोग हैं, मैं फील करता हूँ वो सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं। और ऐसी फीलिंग और ऐसा विश्वास की वजह ही है कि मैं बेझिझक बोल पाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, वो चाहे जजों के खिलाफ हो या इस देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो। क्यों? हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, मगर हमारा अधिकार और इस देश के लोगों का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, उस काम में कोई भी कोताही बरते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, सबकी ड्यूटी है। इस देश में जब से संविधान लागू है, राजशाही को इस देश ने जूते और लात मार दी थी, खत्म कर दिया था। अब इस देश में जो भी सत्ता है, केवल एक सत्ता है, वो इस देश के लोगों के पास है, जो 140 करोड़ हम सारे भाई बहन इस देश के सिटीजन हैं। इस देश की सत्ता किसी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, किसी राष्ट्रपति के पास नहीं, किसी पार्लियामेंट के पास नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी आर द सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े सुप्रीम कोई है तो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, ये बात दिमाग में रखो। इस देश के प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े प्राइम मिनिस्टर कोई हैं तो हम कलेक्टिव 140 करोड़ लोग हैं। और संविधान जो है वो हम सब की मिल के बात है, और उस संविधान के हिसाब से हमारे बुजुर्गों ने जो तय किया था, और उसमें समय समय पे पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे हैं जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो कोई ना खुदा हैं ना नेता हैं, वो आपकी फोटोकॉपी हैं, प्रतिलिपि हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। जो हम चाहते हैं इलाके के लोग, उनको वो बोलना होता है और उनको वही बोलना चाहिए। अगर उसमें कोताही बरतते हैं तो वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, वो जनता के साथ द्रोह करते हैं, वो असली देशद्रोही लोग हैं, चाहे कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो। प्राइम मिनिस्टर का काम इस देश में एक पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है, कोई राजा महाराजा का पद नहीं है। वो राष्ट्रपति का पद भी इस देश का राजा महाराजा का पद नहीं है, वो पोस्ट एक है। वहां हम एक आदमी को बिठाते हैं जो लीडर ऑफ द हाउस होता है। पार्लियामेंट में हमारे संविधान में पोजीशन और अपोजिशन का कोई भी जिक्र नहीं है। हमने बेवकूफी से बाहर के देशों से सीख लिया, मगर उसमें सुधार नहीं किया। हमारे यहां एक तरफ जो पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं वो होते हैं जो सरकार के पक्ष में होते हैं, और दूसरों को इन्होंने पद दे दिया अपोजिशन के लोग। क्या अपोजिशन के लोग सही कामों में समर्थन नहीं कर सकते या नहीं करते? इस तरह से पार्लियामेंट को भी इन्होंने एक तरह से रामलीला ग्राउंड बना दिया है। उस रामलीला ग्राउंड में जब मोदी बोलता है तो उसकी सारी पार्टी के लोग बिना कुछ, चाहे उनको सुना हो उन्होंने, चाहे उनकी समझ में आया है या नहीं आया है, चुपचाप ताड़ियां पीटते हैं मदारी के बंदरों की तरह से, सिर्फ इसलिए कि कोई फोटो देखेगा, देश भी फोटो देखेगा, पार्टी भी देखेगी, कहीं टिकट ना कट जाए फ्यूचर की। देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत बेवकूफी भरी बात बोल सकता है, कोई दो राय नहीं, हमारे जैसा आदमी है। देश का कोई पार्लियामेंटेरियन बेवकूफी कर सकता है, वो काम जो घर के सदस्य अपने एक सदस्य को सौंपते हैं, उससे भी गलती हो सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं। और साथियों, इस देश में जो आप लोगों के और देश के लोगों के दिमागों में बहुत दिनों से भरा हुआ है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन, ये आरक्षण नहीं है, ये अधिकार है। किस बात का अधिकार? ये नौकरी नहीं है, ये भागीदारी है, व्यवस्था में भागीदारी। क्योंकि हमने देखा बचपन में जो अफसर इस देश में जातिवाद का जो जहर भरा हुआ है, इस जातिवाद के जहर को इस देश की शिक्षा नहीं खत्म कर पाई। शिक्षा का अभी भी भगवाकरण हो रहा है। कोई शिक्षा का कुछ और करण करना चाहता, कोई शिक्षा का मानवीयकरण कोई नहीं करना चाहता। कि शिक्षा में ग्रेजुएशन की डिग्री से पहले हर बच्चा ये समझ जाए और उसके दिमाग में से वो फर्क मिट जाए, और वो 140 करोड़ लोगों को अपना भाई बहन, अपने परिवार का हिस्सा मानना शुरू कर दे। जो एजुकेशन इस तरह का आदमी पैदा नहीं कर सकती इस देश में, उस लानत है उस एजुकेशन सिस्टम पे। जिस एजुकेशन में अभी तक भी इस देश में इतने साल से आजाद होने के बाद
अभी भी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई और इस तरह की नॉन सेंसिस हो रही है। और खास तौर पे इवन देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता है तो शर्म आती है। साथियों, टेररिज्म और टेरर क्या है हमारे कानूनों के हिसाब से? किसी का वो कार्य और व्यवहार जिससे इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भंग होती हो, वो टेररिस्ट है और वो काम टेररिज्म में आता है। इसलिए इस देश के लोगों को बांटने का भाषण देना भी टेररिस्ट का काम है। अगर इस बात को देखा जाए तो देश के सबसे प्रमुख ओहदे पे हमने जिस आदमी को बिठाया है उसके भाषण में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान था। तो मैं कहता हूं ही इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली दिस कंट्री, वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक टेररिस्ट आदमी है। अगर उस डेफिनेशन पर जाए, मैं कानून की भाषा से बोल रहा हूं, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा। आम आदमी को जो समाज की बात उठाता है, जंगल जमीन की बात उठाता है, कोई अपने हकों की बात करता है, कोई वंचित समाज की बात करता है, उन लोगों को मंड दिया जाता है कि वो टेररिस्ट हैं और जेलों में सड़ा के और लंबे समय तक उनको बेल नहीं मिलती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस देश की दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक ही काम है, सिर्फ ये देखना कोई कानून संविधान के खिलाफ ना बने, कोई पॉलिसी संविधान के खिलाफ ना हो, इस देश का कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट्स लोगों के अधिकारों के साथ तमाशा और मजाक ना बनाए। सिर्फ ये काम है और कोई काम नहीं। और इसी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जजों को हम रिटायर होने के बाद भी पूरा वेतन देते हैं, घर में नौकर चाकर देते हैं, कई तरह की सुविधाएं देते हैं जो आप और मेरे सबके पैसे से उनके घरों में तनख्वाह जाती है। मैं बार बार कहता हूं जजों को भी कि रोटी खाने से पहले आप और आपके परिवार को यह ध्यान करना चाहिए आप किसके यहां से रोटी खा रहे हो। जिसके यहां से रोटी खा रहे हो उसकी बात करो, उसका काम करो, उसके हिसाब से न्याय करो। साथियों, न्याय, कोर्ट के फैसले न्याय नहीं है। बहुत दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैसले हुए, रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं फैसले। न्याय क्या है? जो इस देश के 140 करोड़ के अंदर भाईचारा पैदा करे, 140 करोड़ लोगों के अंदर ये महसूस करा दे कि हां, हम एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर रहे, हम सब एक दूसरे को फैमिली की तरह समझ रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग इस तरह से, लाखों लाखों युवा इस देश के डिग्री धारक जो सबसे ज्यादा अच्छी नौकरियां ले रहे हैं, मियां बीबी नौकरी करते हैं, सबसे ज्यादा घर के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक उन्हीं लोगों के बीच में। इससे क्या सिद्ध होता है? ये शिक्षा हुई या बेड़ा गर्क हुआ देश का? सिर्फ पैसे कमाना शिक्षा है क्या? मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। आप लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, उल्टा वो स्वागत तो मैं आप लोगों का करना चाहता हूं। इस देश में अगर असली राइट टू लाइफ, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और जंगल और धरती को बचाने का कोई काम कर रहा है तो आदिवासी समाज कर रहा। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे समाज। और साथियों, जिस तरह से किसान कानूनों के लिए एक तरह से कोरोना में वो चोरी चकारी से पास किए, हमारा संविधान ये तो कहता है कि पूरा डिस्कशन और डिबेट होने के साथ, घर में चर्चा होने के बाद, घर में भी हम चर्चा करते हैं। अगर 10 आदमी हैं, पूरी चर्चा हो गई फिर भी फैसला नहीं हुआ, तो उसमें से मान लो 6 आदमी 7 आदमी ये कह रहे हैं भाई इस काम को कर लो, तो बाकी 3 चुप हो जाते कर लो। तो पार्लियामेंट की भी यही ड्यूटी है। पार्लियामेंट की ये ड्यूटी नहीं कि घर के 3 सदस्य को, जिनको पता ये इस बात को पसंद नहीं करते, उनको जूते मार के बाहर फेंक दो। इस देश के लगभग 150 पार्लियामेंटेरियन को, जनप्रतिनिधियों को, वो जनप्रतिनिधि 150 नहीं थे, 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग थे पूरे देश के, उनको जूते मारे हैं इस सरकार ने पिछली पार्लियामेंट के दौरान। और ये असंवैधानिक काम था। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। आपके यहां, हमारे यहां जो गांव में पंचायत होती है, परिवार में कोई पंचायत होती है, तो उसमें हम सब पक्षों को प्यार से, दुलार से इकट्ठे बिठा के डिस्कशन और संवाद करते हैं और लोगों को मिलाने का काम करते हैं। ऐसा कोई फैसला करना नहीं चाहते जिससे परिवार टूटे, रिश्तेदारी टूटे, 2 समाजों के बीच में विभाजन हो, 2 गांव के बीच में टकराव हो। इस तरह का फैसला करते हैं। जिस तरह की पंचायत अभी भी आपके यहां बची हुई है, हमारे यहां बची हुई है, उस पंचायत का कोई मुकाबला इस देश की कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं कर पाई। लोगों ने सोचा तो था कि भाई जो डिस्प्यूट हम परिवारों में नहीं ले जा सकते, परिवार टूट गए हैं देश के। कल एक केस ऐसा लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आपको बताऊं, जहां लोगों ने मुकदमा डाला और कल उस केस को मैंने लड़ना है। वो क्या मुकदमा है? बुजुर्ग मां बापों की तरफ से PIL है, जिसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बहू भी अच्छी डॉक्टर इंजीनियर है, तनख्वाह लेते हैं,
उनके बूढ़े माँ बाप वो भी पेंशन लेते हैं, मगर उनको तकलीफ किस बात की है कि उनके बच्चे और उनकी बहू उनको अपने यहाँ और अपने बच्चों से मिलने नहीं देते। ये समस्या आ गई देश में। जो अपने आप को एजुकेटेड, अपने आप को फॉरवर्ड लोग समझते हैं, वो दे आर मोर एंड मोर बैकवर्ड देन द विलेजर्स, देन द आदिवासीज ऑफ दिस कंट्री। वो आप लोगों से, हमारे गांव के लोगों से बहुत बैकवर्ड लोग हैं। ऐसे सारे डिग्री होल्डर, ऐसे सारे पैसे वाले, ऐसे सारे गाड़ी वाले। इस शिक्षा ने पड़ोसन की साड़ी और पड़ोसी की गाड़ी का एक दिमाग में आवेश ऐसा भर दिया है, सारे युवा भी उसी के पीछे लग गए। जिन जिन लोगों के पास अथाह पैसा है, उनको ये नहीं पता जीना क्यों और जीना कैसे। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है एजुकेशन में। सब लोग इसीलिए भेड़ चाल की तरह से, इसी वजह से इस देश में बाबाओं का बोलबाला है। सत्संगों में मौतें हो रही हैं और बाबा जेल में पड़े हैं इस देश के। इससे साबित होता है कौन से गुरुओं की तलाश में हो। आप स्वयं अपना गुरु बनिए और अपने पारिवारिक संबंधों के साथ जीकर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पैसे के चक्कर में, पहले राजा लोग लठैत रखते थे, उनके जरिए वसूल करते थे पैसा। अंग्रेजों ने भी कई कानून बनाने की इसीलिए कोशिश की थी, जब जंगलों को कंट्रोल करने के लिए, रेवेन्यू अपना बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सरकारों का काम इलीगल तरीके से पैसे कमाने का बिल्कुल नहीं है। सरकारों का काम है लोगों को, जो हमारा संविधान ने जो लक्ष्य तय किया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को इसलिए मानते हैं, इसलिए इसको आत्मसात करते हैं कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीन तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, समाज में कोई भेदभाव ना हो, सब एक जैसे रहें, और वो भेदभाव दिमाग में है लोगों के। अभी तक भी लोग एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझ रहे हैं, और इसके पीछे दो कारण हैं। सिर्फ दो ही विचारधाराओं की लड़ाई दुनिया में है। एक विचारधारा वास्तविकता पर आधारित है, जो समानता की विचारधारा है। एक विचारधारा ढोंग और आस्था पर आधारित है, जो असमानता पर आधारित है। एक किताब जो रियलिटी, वास्तविकता पर आधारित है, साइंस में पढ़ते न्यूटन लॉ। न्यूटन का कोई लॉ नहीं। पहले भी सेब नीचे गिरती थी, आज भी गिरती है, कल भी गिरती रहेगी। आपके और मेरे कहने से वो कभी ऊपर नहीं जाएगी। इसीलिए लॉ नेचर में है। तो न्यूटन का नाम इसलिए आ गया, हो सकता है न्यूटन से पहले भी लोगों ने समझा हो, जो कॉपीराइट करा लेते हैं उनका नाम आ जाता है। बाकी दुनिया बहुत समझती है। कोई एक आदमी को, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को सारा ज्ञान होता है। तो नेचर के साथ जीने वाले, आज भी पूरी दुनिया इस दोराहे पे खड़ी है कि नेचर के साथ जीना होगा, और नेचर के साथ जीने वाले इस देश में अगर असली कोई नागरिक हैं तो इस देश के आदिवासी और किसान हैं। असमानतावादी सोच की वजह से बड़े बड़े शहर तो बस गए। इनको सुविधाएं चाहिए, और सबकी नज़र प्राकृतिक रिसोर्सेज पे है। प्राकृतिक रिसोर्स जिसने भी चोरी किए हैं, वही इस देश का सबसे पहले धनाढ्य आदमी बना है। अंग्रेजों के समय में भी टाटा या दूसरे लोगों ने, जिसने भी लोहा निकाला, कुछ और निकाला, नेचुरल रिसोर्स की गड़बड़ और चोरी से ही लोग धनी बनते हैं, और धनी बनने का कोई जुगाड़ नहीं है पूरे अस्तित्व में। पूरे अस्तित्व में कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक के पास ज़्यादा पैसा हो। ये सारी असमानतावादी विचारधारा और ढोंग पे आधारित सारे ग्रंथ कहानियों की वजह से है कि ऐसी बातें, भ्रम फैलाया जाता है समाज में कि इसके हाथ में लकीर है राज तिलक की, फलां के हाथ में लकीर है पैसे की। ये नॉनसेंस है। अस्तित्व में कोई भी ऐसा, मैं थोड़ा सा भाषा कुछ ऐसी यूज करना चाहता हूं जो आपको इजीली समझ में आ जाए, उसको अन्यथा ना लें। अस्तित्व में कोई ऐसा सांड नहीं है जो इस तरह से भेदभाव करता है, किसी के हाथ में राज तिलक की और किसी के हाथ में पैसे की लकीर खींचता है। अस्तित्व में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है। अस्तित्व सह अस्तित्व पे आधारित है, और सह अस्तित्व पे आधारित होने की वजह से नेचर और आदमी के बीच में टकराव ना हो, आदमी इतना शोषण ना करे नेचर का कि ये हमारा ग्लोब ही खतरे में पड़ जाए, ये धरती खतरे में पड़ जाए। इस धरती को अगर बचाने की जिम्मेदारी किसी पे है, और जो जिम्मेदारी के साथ लड़ भी रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो इस देश का आदिवासी है। हम सैल्यूट करते हैं आप लोगों को। इसमें कतई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, उनकी तनख्वाह भी आप लोगों के घरों से जाती है। उनकी ड्यूटी है संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार अगर सरकार काम ना करे उनके भी कान खींचना और उनको सलाह देना। मगर सारा सरकारी वकील वाला तंत्र एक तरह से मदारी का बंदर हो गया है।
और वो इस तरह से काम करते हैं जैसे किसी राजशाही के या किसी के पर्सनल नौकर हों। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि इससे हमारी वकील बिरादरी का ही डिग्निटी डाउन होती है। उन लोगों को बात करनी चाहिए देश के लिए। वहाँ क्या होता है, जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के नीचे के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल है, या आपके स्टेट में एडवोकेट जनरल है, उसके नीचे के जो वकील हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं। वो उसी एहसानमंद होकर चुपचाप तोते की तरह वही बोलते हैं जो उसका आका बोलता है। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज भी वही लोग अक्सर बनते रहे जो कहीं ना कहीं, जिनके लोग जुडिशरी में बैठे रहे। इस देश का सबसे ज़्यादा अगर और नुकसान अगर हुआ है पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं आपके नुमाइंदे चले जाते हैं, चाहे वो रबड़ स्टैंप हो, चाहे दूसरे कमज़ोर लोग हैं। बीजेपी में मान लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीजेपी में भी जो नेता हैं वो हर समाज के नेताओं को दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन चेहरों को ढूंढते हैं जो बिल्कुल रबड़ स्टैंप हो। इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी के होते हुए भी वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे एहसान कर दिया क्या? किसी के बाप का है क्या ये देश? ये किसी के बाप का देश नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों की भागीदारी है, और उनकी भागीदारी सबकी नहीं होगी, ऐसा नहीं चलेगा, चल नहीं सकता। तो इस वजह से जो अब जो एक्ट आया है, फॉरेस्ट एक्ट 2023 में 1 दिसंबर से जो हुआ लागू, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है, उसके बावजूद भी सरकार बताते हैं, चारों तरफ से मैसेज आते हैं कि बहुत सारे गलत काम अभी भी फटाफट हो रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेसी मिलके। और सरकार का अब अभियान ऐसा चल रहा है, बहुत बार आवाज़ उठाते हैं वकील लोग भी, हम लोग भी उठाते हैं, कि बहुत सारे जजों के यहाँ से तुरंत पहले ही पता चल जाता है कि देश की जनता की बजाय ये सरकार के पक्ष में फैसला होगा। सरकार जब बदमाशी करती तभी तो लोग कोर्ट में जाते हैं, और उस बदमाशी में पहले बात सुनने की, खुल के सुनने की जरूरत है कि देश के लोग क्या कह रहे हैं। सरकार की तरफदारी ना करने की बजाय कुछ जजों की तरफ से इस तरह का वाइब्रेशन आती हैं, उनकी बातों से ऐसा एहसास होता है और उनके फैसलों से एहसास होता है कि वो गड़बड़ करते हैं। इसलिए हम उन जजों को भी कहते हैं असंवैधानिक और देश के गद्दार जज हैं, चाहे इस तरह का काम करने में कोई भी शामिल हो, चाहे इस देश का चीफ जस्टिस भी शामिल हो। साथियों, अभी तक इस देश में डराया जाता रहा और लोग डरते रहे कि कुछ भी बोलोगे कंटेम्प्ट हो जाएगी कोर्ट की। एक जज भ्रष्टाचार करे, उसके सबूत मेरे पास हों, एक जज गड़बड़ करे और उसके सबूत जनता के पास हों, उसको कौन बोलेगा? सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट कोई है तो इस देश की जनता है। इसलिए आदिवासियों का खाली अधिकार नहीं, ये जिम्मेदारी है, और आप जिम्मेदारी को निभा भी रहे हो। इस देश को बचाना है तो जंगल और जमीन को बचाना पड़ेगा, और जंगल को बचाने के लिए इसलिए जरूरी है जो जंगल के नीचे मिनरल्स हैं, कोई कोयला है या कोई तेल है। साथियों, तेल इसलिए नहीं बना कि उस पर सरकारें आएंगी, धरती से तेल निकाल के धरती को खोखला बनाएंगी, और धरती का जो सिस्टम है, जैसे गाड़ी में शॉकर सिस्टम होता है, ये तेल धरती की अपनी बॉडी के लिए जरूरी है। माँ बच्चे को दूध खुद पिलाती है, इसी तरह से धरती माँ भी, उसके ऊपर जो उगता है वो मानव जाति के लिए है, उसके अंदर जो है वो उसके शरीर का हिस्सा है। उसके रास्ते पे जो चल रही पूरी दुनिया बहुत खतरनाक है, ये पूरे ग्लोब को खत्म करने वाली बात है। अब हम अपनी माँ का दूध पी के बड़े हुए, अगर हम ही बदमाशी करें और फिर कहें माँ आप तो बूढ़ी हो गई हो, दूध दाद तो पी लिया, अब आपकी थोड़ा किडनी और ले लें, आपको तो मरना ही है, किडनी भी खा लें आपकी मीट बना के, तो वही हो रहा है, वही ये सरकारें कर रही हैं। इन सरकारों को समझ नहीं, इंटरनेशनल कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जिन इंटरनेशनल कानून पे भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हुए हैं, ये उससे भी दगाबाजी कर रहे हैं। और देश के संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी विरोध, उसमें खिलाफ ये काम कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये है कि जिसके हिसाब से सरकार को काम करना होता है, वो सिद्धांत दिए हुए हमारे संविधान में, ये जंगलों को बचाना है, जमीन को बचाना है, राइट टू लाइफ में, ताजी हवा, ग्रीन बेल्ट, 33% कम से कम जंगल इस देश में हो, बहुत घट गया, 20% मुश्किल से होगा, बहुत कम हो गया। पहली बात तो हम ही कमर्शियल माइंडेड हो गए हैं सभी। मैं गांव से आता हूं, किसान का बच्चा हूं, तो हमने भी जितने पेड़ पौधे अपने खेत में पहले देखे थे, अब गांव में जाते हैं तो सारे भाई बंधुओं ने बेच खाए और खेत खाली खाली नजर आते हैं, जैसे कोई औरत भी या आदमी भी बिना कपड़े गहनों के दिखाई देता है।
इस तरह से हमारे खेत हो गए हैं। ये सारा का सारा हो गया भौतिकवाद से, कंजप्शन, क्या क्या चाहिए देख के। और कंपनियां इतने एडवर्टाइजमेंट देती हैं, रोज मन ललायित रहता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप तो बेकार हैं जो एसी नहीं खरीद सकते, बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते, ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। और दिल्ली में सारे लोग बड़ी गाड़ियां इकट्ठी किए हुए हैं और उन गाड़ियों को चलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो गाड़ियां रख के भी घर में गाड़ियां खड़ी करते हैं। सोसाइटियों में जूता बजता है, आपस में लड़ाई होती है, पार्किंग की जगह नहीं है। तो कार बोझ हो गई है और हम मेट्रो में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कार बोझ हो गई है, खड़ी करने की जगह नहीं है। तो कार का सुख देख लिया है, कुछ नहीं है। जितने भी साधन हैं वो उपयोगिता के लिए हैं, दिखाने के लिए नहीं। अगर वो मानव हित के लिए अगर आपकी कार का यूज होना है तो अच्छी बात है। अगर वही कार एक डकैत के पास है तो बहुत जगह डाका एक ही दिन में डाल सकता है। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनका सतीश पेंदम जी का, नाम पता नहीं मैं सही आखिरी वर्ड सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। मैंने पूछा था कि इसका, मेरे पास तो PENDM था, मैंने कहा पेंडम बोलेंगे, पेंदम, तो मैंने पूछा था। तो इन्होंने उस लड़ाई में अपना कदम आगे बढ़ाया, अपने पूरे समाज के लिए, उस जंगल के लिए, लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल एक तरह से स्टे है उस कानून पे। अभी फाइनल हियरिंग जब होगी तो मुझे लगता है कि कुछ तो सरकार में भी परिवर्तन हुआ, वो सब आप लोगों की वजह से हुआ। उसकी वजह से जजों के दिमाग पे भी असर पड़ता कहीं ना कहीं कि वो देश का मूड क्या है। कई बार जब ब्रूट मेजोरिटी होती, ज़्यादा मेजोरिटी जिसकी होती है, वो धक्काशाही चलती है और जुडिशरी भी कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। जैसे इमरजेंसी में बिल्कुल लंबे लेट गए थे, सारी जुडिशरी हमारी एक तरह से, मैं क्या शब्द यूज़ करूं, नपुंसक हो गई थी। इस देश के लोगों के अधिकार के लिए बोल नहीं पाए, रोटी खाते रहे देश के पैसे से और गूंगे हो गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे सब जजों को, कोई भी है इस देश का, वो देश भगत नहीं, देशद्रोही लोग हैं। तो साथियों, इस मुकदमे में मुझे लगता है इस देश के लोगों की कुछ ना कुछ जीत होगी। हम चाहते हैं पूरी जीत हो इस देश में और पूरी ताकत से इस केस को हम लड़ेंगे। और न केवल आदिवासी समाज के लिए, मैं क्योंकि हरियाणा स्टेट से आता हूं, अब तो गांव और शहर छोड़े काफ़ी दिन हो गए, दिल्ली में आ गए, मगर वहाँ भी किसान समाज जो भी जिक्र करता है वो आदिवासियों के साथ है, दिल से साथ है। वो किसान साथ हैं जिन्होंने इस देश की सरकार के नाक में दम करके कानून वापस करवाए थे। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस देश के किसानों को भी इतना कमज़ोर किया गया और जो बचे खुचे किसान थे देश के, जो मजबूत किसान हैं इस देश के, वो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, उनको भी ये कमज़ोर करना चाहते थे ताकि इस देश में बोलने की हिम्मत किसी के ना बचे। इन्होंने सबके मुंह में उंगली घुमाई, इनकी उंगली को वहाँ काटा गया। हरियाणा, पंजाब, उन लोगों ने उंगली को दबा दिया और ये वापस चिल्लाते हुए कानून वापस लेने पड़े। हिम्मत नहीं है इस सरकार की कि उन किसान कानूनों को लागू करके दिखा दे इस देश में, क्योंकि वो किसान कानून लोगों को नौकर बनाना चाहते थे, चंद पूंजीपतियों के। और ये मानव जाति मालिक की हैसियत से जीने के लिए है, नौकर बन के जीने के लिए नहीं बनी है। नेचर में कोई नौकर और मालिक का रिश्ता नहीं है साथियों, कहीं भी देख लो। ये नौकर मालिक का रिश्ता ना तो हमारे यहाँ है हरियाणा, पंजाब में। वहाँ खेत में काम भी दूसरा कोई करता है, बिना जमीन वाला आदमी, उसको सांझी बोलते हैं। सांझी का मतलब सहयोगी, सहयोगी भाई। नौकर शब्द ही नहीं हमारे यहाँ। देखिए कमाल, आपकी तरह से हमारा जीवन शैली रही और उसी तरह की मानसिकता, उसी तरह की सोच। ये नौकर और मालिक का रिश्ता कहाँ से आया है? ये व्यापारी लोगों से आया है, ये अंग्रेजों से भी आया है। और इस देश में राजे महाराजे बने, राजा और नौकर। अस्तित्व में कोई राजा नहीं, कोई नौकर नहीं। कहीं हो तो दिखाइए। जंगल में भी शेर जंगल का राजा, ये कहानियां भी नहीं लोगों ने घड़ी जो राजा बनना चाहते हैं। वरना शेर के तो इलाज बहुत सारे जानवर करते रहते हैं, रोज वीडियो देखते हैं हम। हमेशा शेर की जीत थोड़ा होती है। तो अस्तित्व में कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, अस्तित्व में कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, अस्तित्व में सब साथी सहयोगी हैं। साथियों, हम इस अस्तित्व के सहयात्री हैं, बराती हैं। ये बारात लगातार चलती रहती है। जैसे पानी का साइकिल है, ऐसे मानव जाति का भी साइकिल है। हम धरती पे आए
किसी माँ बाप की वजह से हम कोई प्रोग्राम तो नहीं बना के आए। कोई आप में से कोई प्रोग्राम बना के आया तो बता दो मेरे को, तो अभी तक कोई मिला नहीं जो ये कह सके कि हाँ मैं प्रोग्राम बना के इस धरती पे आया हूँ। हमारी वजह से कोई अगली जनरेशन आ जाएगी, दैट इज कंपल्सन ऑफ नेचुरल लॉ। तो साथियों, पूरी डिग्निटी से जीना, हमारा संविधान कहता है हर नागरिक डिग्निटी से जी पाए इस देश में, ये जिम्मेदारी है संविधान की, और संविधान उसको लागू करने की जिम्मेवारी सरकारों की। वो बदमाशी करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी बदलाव की बहुत जरूरत है। आदिवासी समाज का तो कोई जज नहीं पहुंचा आज तक सुप्रीम कोर्ट में, ये लानत है इस देश पे। कृषक समाज के नहीं हैं, एससी समाज के भी अब 3 जज हुए हैं, जबकि वो होने चाहिए थे कम से कम 8। मुस्लिम समाज का भी या क्रिश्चियन समाज का, उसमें से जैसे आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहां जब सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं उसमें तड़का लगा लेते हैं। हरियाणा में उसको कहते हैं छौंक लगाना, जिसमें जीरा वीरा घी वी डाल के उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए। तो ये लोग जुडिशरी में भी समाज का मुंह बंद करने के लिए एक आध क्रिश्चियन को, एक आध मुस्लिम को जज बना देते हैं, जो इनको लगता है चुपचाप रहेगा, जैसे हम आदेश देंगे, जिस तरह से हम चाहते हैं इस तरह करता रहेगा। अभी तक तो ये देश गुलामी के दौर से गुजर रहा है संविधान के बावजूद भी। ये तभी जागेगा जब आप जागोगे। किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है कि कोई एक मसीहा आएगा वही दुनिया को बचाएगा। इस मानसिकता ने इस देश की दुनिया को, मानव जाति को गुलाम बनाया हमेशा। हम ही तो हैं वो मसीहा, हम सब लोग, हम सबको अपनी ड्यूटी करनी है, मिलकर ड्यूटी करनी है। और पूरी मानव जाति, 800 करोड़ लोग धरती के, हार्डवेयर में फर्क है, सॉफ्टवेयर एक जैसा है। जैसे शकल सूरत, कद काठी, ये मौसम जैसा वहां रहने की वजह से मैं भी आ जाऊं, मेरे बच्चे 2 पीढ़ी के बाद अगर मैं यहां रहने लग जाऊं बस्तर में, गढ़चिरौली में, ऐसे ही हो जाएंगे। तो हार्डवेयर में फर्क है। पूरी मानव जाति एक है, उपजातियां अनेक हैं, संप्रदाय अनेक हैं, मानव जाति पूरी एक है। सॉफ्टवेयर क्या मतलब? उनका सोचने का तरीका। सब सुख शांति से जीना चाहते हैं, सबको गलत बात गलत लगती है, सब सही बात को जब मानते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। पानी के बारे में कोई मतभेद है क्या पूरी जाति, मानव जाति का? सबको पता पानी पीने का काम आता है, पेट्रोल पीने के काम आता है क्या? पूरी मानव जाति को पता है। इनको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ और यूनिवर्सल समझ। जब हमारी समझ सच्चाई के बारे में एक जैसी हो जाती है तो कोई मतभेद नहीं होता मानव जाति में। जो भी मतभेद है वो नासमझी की वजह से हैं। जब समझदारी शिक्षा के जरिए एक हो जाती है और वास्तविकता पर आधारित, अस्तित्व में कोई सिक्रेसी नहीं है, अस्तित्व कोई नहीं छुप रहा। जिसको बचपन में मैं भी चंदा मामा, हमारी दादी सुनाती थी कहानी चंदा मामा, तब हम सुन लेते थे। आज हमारे बच्चे और हमारे पोता पोती नहीं सुनते, क्योंकि वो अखबार में और टीवी में देखते हैं कि चांद पे तो रॉकेट पहुंच गया। वो कहेंगे यहां तो मेरे मामा के सिर पे कोई रॉकेट नहीं उतरता, वो कौन सा चंदा मामा हुआ जिस पे रॉकेट उतर गया? तो मेरे मामा के सिर पे उतार के दिखाओ। तो ये समझ जो मानव जाति की है ये लगातार बढ़ती रहेगी। कोई भेद नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। अस्तित्व को कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब उसको समझ सकते हैं। कॉलेज में जाने वाला समझेगा, ऐसा भी नहीं है। न्यूटन तो भगोड़ा था स्कूल का, आइंस्टीन भी भगोड़ा था। ये सारे लोग, ये जो सबसे अमीर हैं वो भी भगोड़े थे जो अब बने हुए हैं। जो 2-4 कंपनियां बड़ी बड़ी, अगर उनके मालिकों को देखो वो शिक्षा के भगोड़े थे। जो पर्टिकुलर सिलेबस में एक ही तरह के बच्चे सोचते कुछ हैं, स्कूल वाले कुछ और। स्कूल कॉलेज में लोगों के प्रश्नों के जवाब नहीं, बच्चों के। बहुत सारे बच्चे इसलिए स्कूल की शिक्षा से, कॉलेज से भगोड़े हो जाते हैं। इसलिए स्कूल से भगोड़े हुए लोगों को भी, अपने बच्चों को कभी बुरा मत समझना। इस देश और दुनिया का हर बच्चा काबिल बच्चा है, चाहे वो जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी की तरह वकालत करे। मैं अपने से ज़्यादा बेहतर अपने उन भाइयों को मानता हूं जो गांव में आज भी नेचुरल तरीके से रहते हैं और प्रकृति का संरक्षण करते हैं। वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं इस धरती पे, इस धरती को बचाने के लिए। तो बातें तो बहुत करने का मन था साथियों। आपकी इस लड़ाई में न केवल अब कोर्ट में लड़ेंगे, पूरे देश में भी लड़ेंगे। इसकी जरूरत देश के किसानों की, जिन जिन लोगों को, संगठनों को मैं जानता हूं वहां पर दिल्ली में, सब लोगों को जोड़ के इस देश की सरकार को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जो इस देश की जल जंगल जमीन से हमारे आदिवासी भाइयों का मालिकाना हक या उनकी डिग्निटी को छीन पाए। वो क्यों? क्योंकि
हमें भी लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जितना नुकसान हो गया नेचर का, सांस लेने की जगह नहीं। दिल्ली में किसी की औकात नहीं, ना किसी के पद में औकात है, ना प्राइम मिनिस्टर में औकात है, ना वहां के कैबिनेट सेक्रेटरी में औकात है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज में औकात है कि अपने बच्चे को ताजी हवा दे दे। दिल्ली में किसी के पैसे में ताकत नहीं, किसी के पद में ताकत नहीं है, ना उनकी ये ताकत है कि वो ताजा भैंस का या बकरी का दूध पी पाए। वही थैली का दूध पीते हैं, उसमें रोज खबरें आती रहती है, मिलावट है, मिलावट है, कैंसर होगा, कैंसर होगा। और पैसा कमाने के बाद भी लोगों को इतना कैंसर हो रहा है, वो पैसा काम ही नहीं आ रहा। तो सही जीने के तरीके से ही मानव जाति बच पाएगी। और हम जब तक एक दूसरे से संबंध और पूरी नेचर के साथ अपना संबंध पूरे मानव जाति को, अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे, आप कम से कम अपनी जगह डटे रहिए। शहरों के आकर्षण में अपने गांव मत छोड़ना। बहुत सारे पहाड़ों से, उधर उत्तराखंड से और जे के साइड से भी बहुत सारे लोग, गांव के गांव खाली हो गए हैं। गांव में एक आध छोटे बचे हुए छोटे मोटे बुजुर्ग लोग हैं, या वहाँ के कुछ बेचारे कुत्ते चिल्लाते रहते हैं। गांव में कुछ नहीं बचा और सब शहरों में आ गए। चकाचौंध देके अब शहरों में आ गए, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ना वेंटिलेशन है, ना सूरज की रोशनी है, और पछता रहे हैं सब। उन पछताने वालों की टीम में मैं हालांकि थोड़ा ठीक ठाक तरीके से रहता हूं, उसके बावजूद भी उन पछताने वाली टीम में मैं भी हूं। काश दिल्ली इतनी बड़ी ना होती। आज लोगों का ही वेट नहीं है, लोगों को ही शुगर और टेंशन प्रेशर नहीं हो रही। ये इन शहर जो हैं अपने आप में वो एक मानसिक गुलामी की निशानी है। इतने बड़े शहर एक जगह बसाना, क्योंकि नेचर में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मिट्टी पत्थर पहाड़, उसके बाद सेकंड नंबर पे पेड़ पौधे, तीसरे नंबर पे जीव जंतु, और उससे कम मानव जाति। मानव जाति इस अनुपात में अगर रहे तभी खुशहाल और नेचर के साथ रह सकती है। तब हम नेचर के साथ जी सकते हैं। ना हम नेचर का नुकसान करेंगे, ना नेचर तो हमारे को लगातार माँ की तरह पालती पोसती ही है। तो आप लोग इस देश में वो काम कर रहे हैं, उस तरह से रह रहे हैं। आप लोगों से पूरा देश सीखेगा कि जीना कैसे हैं। और जंगल जमीन के लिए जो कोयला निकालने से जंगल नष्ट होते हैं, नीचे मिनरल निकालने से जंगल नष्ट होते हैं, और जंगलों के नष्ट होने से ऋतु परिवर्तन और वातावरण में असंतुलन पैदा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान है। फ्यूचर में भूकंप भी जो देश में आएंगे, इसी तरह खनन चलता रहा और तेल निकलता रहा तो फ्यूचर में ऐसे भूकंप आएंगे। जो बिल्डिंगें बना रखी है लोगों ने कि बहुत सरिया डाला हुआ है, ये कोई काम नहीं आएगा, बल्कि उनके नीचे दब के आदमी भागने लायक भी नहीं बचेगा। आपके यहाँ तो झुपड़ियों में से निकल के हम भागते हैं, गाँव में से भाग जाते थे हम कच्चे मकानों से। ऐसा हाल होना है बहुत जल्द, आप देखेंगे। अगर आप और ये देश आप लोगों पे गर्व करेगा कि इस देश के आदिवासी भाई बहन और समाज अड़ा रहा और हम उनको गलत समझते रहे, और आखिरकार उन्हीं की वजह से हमने जीना सीखा और हमारी भी जान बची। यही बात कह के मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा।